हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे पीछे आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा। ये मैप क्यों है आज? क्योंकि आज हम पूरी दुनिया की बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे और वर्ल्ड के बारे में भी बात क्यों करेंगे, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि रसिया के द्वारा ईरान के कुछ जो सैटेलाइट हैं उन सैटेलाइटों को लॉन्च किया गया। जबकि इसके पहले की घटना हम सबको पता है कि ईरान और यूएसए के रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं और यूएसए ईरान पर सैंक्शन लगा चुका है। चाइना और यूएसए के बीच में डायरेक्ट लड़ाई हमको देखने को मिलती रहती है, हर जगह ये लड़ रहे हैं। चाइना जिस तरीके से अपना एक्सपेंशन कर रहा है, इंडिया जिस तरीके से अपने ग्लोबली रीच बढ़ा रहा है, जियो पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से पूरी दुनिया में एक ना दिखाई देने वाला वॉर हमको दिखाई दे रहा है, जो पूरी दुनिया में चल रहा है। इस पर कोई ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहा है कि क्या ये कोल्ड वॉर 2.0 है। इसको समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, भारत का रास्ता क्या होना चाहिए, भारत कैसे काम करेगा, इन सबको समझेंगे। अभी आपने देखा होगा कि ईरान में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से आज की खबर में आपको बताता हूँ, ईरान में जो खमेनी है उसके खिलाफ विद्रोह होने लगा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगा है और लोग चाहते हैं सत्ता का परिवर्तन हो। जबकि 2 दिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सैटेलाइट लॉन्च होने से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही रसिया ने अपने कदम बढ़ाए ईरान की तरफ, जो कि यूएसए का दुश्मन है, यूएसए ने वहाँ जो अपनी गतिविधियां हैं उनको बढ़ा दिया है और ईरान की जो आंतरिक राजनीति है उसमें परिवर्तन ला दिया है। अब क्या ये कोल्ड वॉर 2.0 की स्थिति है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो समझते हैं। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ने के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर आकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अब देखो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर होता क्या है, कोल्ड वॉर है क्या, और इसको कोल्ड वॉर कहा क्यों गया है ना, कोल्ड वॉर, या हम इसको शीत युद्ध कहते क्यों हैं। बेटा, जो कोल्ड वॉर शब्द है ये हमको सुनाई देता है 1960s के आसपास, 1960 के आसपास। और 1960 का जो समय है, इस 1960 के समय में 2 पोल पूरी दुनिया में हमको दिखाई देते हैं, जिसमें एक यूएसए है और एक आपको दिखाई देगा USSR, जो आज के समय का रसिया है। 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया और उसके बाद जो पूरी दुनिया 2 पोल के आसपास हमको दिखाई देने लगी थी, वह दुनिया फिर से एक पोल यानी यूएसए के आसपास स्थिर हुई। अब इससे पहले आप सबको पता है कि पूरे यूरोप का कॉलोनियल एरा चल रहा था, यूरोप की बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां थी, वो सभी की सभी बड़ी शक्तियां का पतन हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर। फिर 2 ग्लोबल पावर के तौर पे इमर्ज होते हैं, एक होता है कौन, आपका यूएसए और एक USSR। लेकिन ये दोनों ओपनली लड़ते नहीं हैं। मतलब इसको कोल्ड वॉर क्यों कहा गया, जरा इसको समझो। एक ऐसी लड़ाई जिसमें आपको प्रॉक्सी वॉर देखने को मिलेंगे, प्रॉक्सी वॉर मतलब आप कह सकते हैं कि हिडन वॉर है। ये आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई चल रही होगी, जिसमें आप ट्रेड वॉर को शामिल कर सकते हैं। ट्रेड वॉर, इसमें व्यापारिक युद्ध आ जाएगा। इसमें जो तकनीक है, इस तकनीक की लड़ाई देखने को मिल जाएगी। स्पेस जो है, इसकी लड़ाई देखने को मिल जाएगी। आपस में नहीं लड़ रहे हैं, सेनाएं नहीं लड़ रही हैं, लेकिन दूसरे अलग अलग तरीके से ये लड़ रहे हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, अमेरिका चला गया पाकिस्तान की तरफ और USSR आ गया भारत की तरफ। ये सब कोल्ड वॉर के सिम्टम थे। और इस समय बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। वो सारी घटनाएं आप सबको पता है, चाहे गल्फ वॉर हो या हम लोग बात करें कि जो ऑयल सैंक्शन हो, इकोनॉमिक रिसेशन हो, ये सब कुछ हमको देखने को मिले। फिर 1991 के बाद हालात थोड़े से सामान्य हुए। अब 2014 के बाद हालात फिर से थोड़े से बदल गए। बदल क्यों गए हैं? क्योंकि रसिया भी धीरे धीरे अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और रसिया के स्ट्रॉन्ग करने के साथ में एक अलाई आपको देखने को मिलेगा, ये वाला। एक तरफ आपके पास ये चाइना है, चाइना, और चाइना के साथ में आप लोग देखेंगे कि इन दोनों के जो रिश्ते हैं ये काफ़ी बेहतर हो गए हैं। रसिया चाइना के बीच में रिश्ते बेहतर होने से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, USA है, इसको परेशानी होने लगी है, और इसीलिए
ये अपना जो स्टेप है नाटो की तरफ काफ़ी बढ़ा रहा है। नाटो, अच्छा, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, और 1949 में इनकी स्थापना होने के पीछे कारण क्या था कि जो यूरोप के बहुत सारे देश हैं, इन देशों को यूएसए ने इकट्ठा किया, और इनको इकट्ठा भी इसलिए किया था ताकि जो यूएसएसआर है इसके खिलाफ इनको यूज़ कर सकें। और अभी फिर क्या हुआ, रिसेंटली नाटो का मेंबर बनाने की कोशिश की गई यूक्रेन को। यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद है, आप सबको पता है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। साथ में जो चाइना है, ये चाइना अपने आप के ग्लोबल पावर के तौर पे इमर्ज करने लगा हुआ है, और ग्लोबल पावर के तौर पे इमर्ज करने के साथ में ये अपना एक्सपेंशन भी करने लगा हुआ है इंडियन या पैसिफिक ओशन में, इंडो पैसिफिक ओशन में ये अपना विस्तार कर रहा है, और विस्तार के तहत बहुत सारे देशों पे ये कब्जा कर रहा है, किसी से भी लड़ाई कर लेता है, और ये सारी बातें यूएसए यहाँ पे नहीं देख सकता है। तो अभी का जो सिनारियो बना हुआ है, इस सिनारियो में हमको डायरेक्टली कोल्ड वॉर 2.0 दिखाई देता है, लेकिन इस बार का जो कोल्ड वॉर 2.0 ये है, ये बाईपोलर नहीं है, इसमें सिर्फ दो ध्रुव नहीं है, ये मल्टीपोलर दिखाई देता है। मतलब दिखने को दो ही ध्रुव हैं, पहले रसिया हुआ करता था, अब चाइना है, लेकिन यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया और छोटे छोटे देश, इन सभी के बीच में ये लड़ाई कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रही है। इसीलिए जो कोल्ड वॉर है ये थोड़ा सा डेडली है। डेडली क्यों है? क्योंकि पहले तो दो ही ध्रुव थे, आपको जहाँ जाना है आप एक तरफ जा सकते हैं, अब हर कोई इसका हिस्सा बन गया और हर कोई इसमें आपस में लड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमको इकोनॉमी पे बहुत देखने को मिलेंगे। और भारत के सामने क्या विकल्प है, जरा इस पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। हालांकि ये जो पूरी स्थिति है, ये पूरी स्थिति किसके फेवर में जाएगी ये अभी आप नहीं कह सकते, आगे आने वाले 5-10 साल बाद आप लोग कह सकते हैं। देखो, रसिया के इकोनॉमिक हालात उतने अच्छे नहीं है जितना रसिया दिखाने की कोशिश करता है। अमेरिका बूढ़ा हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग का हब कौन है? चाइना है। तो डेफिनेटली जो लड़ाई है, इस लड़ाई का फायदा चाइना को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चाइना को इस लड़ाई का फायदा मिलना हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि चाइना भारत का एनिमी कंट्री है, और एनिमी कंट्री अगर पावरफुल बनेगा पूरी दुनिया में तो इंडो पैसिफिक ओशन में और सारे टेंशन्स क्रिएट करेगा, भारत के लिए और विपरीत परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। इसीलिए ये समय है कि भारत को बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई बनाने चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे इमर्ज होना चाहिए, और पूरी ग्लोबल जो पावर है उस ग्लोबल पावर का सेंटर हमको बनना चाहिए। और इस पूरी जो सिचुएशन बन रही है, इस पूरी सिचुएशन के सारे डायमेंशन यहाँ पे बदलकर एक ग्लोबल वर्ल्ड के कंसेप्ट को फिर से हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें, तो जो इकोनॉमिक हालात जो खराब हो रहे हैं, रिसेशन जो आ सकता है, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंटर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कोल्ड वॉर 2.0 इमर्ज हो रहा है और कैसे आप इसको रोक सकते हैं। अब अच्छे समझने की कोशिश करो, इसके पीछे कारण, बहुत सारे कारण हैं। अभी जो चल रहा है इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूं कि आप समझ सकते हैं, टैरिफ वॉर। जो टैरिफ वॉर है, ये टैरिफ वॉर एक सबसे बड़ा कारण है अभी के समय पर जो कोल्ड वॉर 2.0 इमर्ज हो रहा है इसका, ठीक है। दूसरा आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्पेस पावर बनने की दौड़ है, स्पेस पावर, हर कोई स्पेस पावर बनना चाहता है, अंतरिक्ष की शक्ति बनना चाहता है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो अंतरिक्ष का होगा। तो ये एक कारण दिखाई दे रहा है। पहला बेटा टैरिफ वॉर, दूसरा आपके पास क्या? अंतरिक्ष। तीसरा जो बेटा है वो है व्यापार, ट्रेड। ट्रेड कैसे? देखो, अमेरिका, यूएसए और यूएसएसआर, जिसको आप लोग रसिया कहते हैं, इनके कॉमन इंटरेस्ट हैं। कॉमन इंटरेस्ट क्या है? इनको बेचने हैं सिर्फ और सिर्फ अपने वेपन, अपने हथियार। अब अपने जो हथियार बेचने हैं, अपने जो वेपन बेचने हैं, इस वेपन को क्या शांति के समय में बेच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बेच सकते। इनको कब बेचेंगे? जब हालात खराब होंगे, जब वॉर सिचुएशन होगी। और वॉर सिचुएशन कब होगा? युद्ध कब होगा? जब हम लोगों को आपस में लड़ाएंगे। और लोग आपस में कब लड़ेंगे? जब हम लोग आपस में लड़ रहे होंगे। अब अमेरिका रूस को अपने हथियार बेचने हैं। चाइना क्यों चाहता है? भाई चाइना भी तो मैन्युफैक्चरिंग का हब हो गया है ना, चाइना भी तो मैन्युफैक्चरिंग का हब हो गया है, और मैन्युफैक्चरिंग का हब हो गया है तो वो भी अपना सामान बेचना चाहेगा। चाइना जहां अपना प्रोडक्ट या अपने सामान को बेचने की कोशिश करता है वहां यूएसए आ जाता है, और यूएसए जब डायरेक्टली चाइना के सामने आता है तो ये डायरेक्ट एक सिचुएशन बन जाती है वॉर की। अब डायरेक्टली लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे फिर कैसे? कोल्ड वॉर के तौर पर ये लड़ाई हमको देखने को मिल जाती है। पूरे विश्व पर इसका प्रभाव देखो क्या होगा। पूरा जो विश्व है इस पर इसका प्रभाव क्या होगा, जिन इम्पैक्ट पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आप जरा इसको देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला तो ग्लोबली रिसेशन आएगा। अब सर ग्लोबली रिसेशन आएगा तो सब लोगों को इसकी दिक्कत, इससे दिक्कत है? नहीं,
ग्लोबली जब रिसेशन आएगा ना बेटा, वैश्विक जब मंदी आती है, इस वैश्विक मंदी से जो बड़े देश हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो डेवलपिंग देश हैं, डेवलपिंग नेशन हैं, इनकी इकोनॉमी पूरे तरीके से कोलैप्स कर जाती है। तो वैश्विक स्तर पर जो डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी, पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाएंगे। और यही चाहते हैं डेवलप्ड नेशन, चाहे भले यूएसए हो, रसिया हो या आपके पास चाइना हो। पहला, ग्लोबल मंदी हमको देखने को मिलेगी। दूसरा, आप लोग देखेंगे इसके कारण सप्लाई चेन पे बाधा होगी, सप्लाई चेन। और जब सप्लाई चेन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सप्लाई चेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना बच्चे, तो उस स्थिति को आप लोग क्या कहेंगे, इसके कारण इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन, महंगाई देखने को मिलेगी। और महंगाई जब होगी तो इसके कारण बेटा पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इसके कारण जो आंतरिक शांति है वह अशांति में बदल जाएगी, अशांति में बदल जाएगी। तो सप्लाई चेन भी बाधित होगी, प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएंगे, इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, लोग यहाँ पर परेशान हो जाएंगे। मंदी, सप्लाई चेन, ठीक है। अब जब ये चलेगा तो फिर इससे वेपन वॉर भी होगा। इसके कारण आप लोग देखेंगे वेपन वॉर, आर्म रेस, ऐसे देखिए, इनके कारण जो आर्म्स हैं, इन आर्म्स की रेस बढ़ेगी। हर कोई क्या करेगा, हथियार खरीदेगा, हथियार खरीदेगा। और जो सोशल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज पे ध्यान देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आर्म्स रेस का हिस्सा बन जाएगा। और फायदा अल्टीमेटली जो लोग अपने पास कराना चाहते हैं उनको फायदा हो ही जाएगा। और सबसे बड़ा जो नुकसान है ये मानव सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो विकास है, इस विकास के मानक बदल जाते हैं, विकास के मानकों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है, इस लड़ाई पर लोगों का ध्यान रहता है। तो ये इतने सारे इम्पैक्ट इसके पड़ सकते हैं, पूरे तरीके से पूरी वैश्विक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको खराब करके रख सकता है कोल्ड वॉर 2.0। अगर मैं भारत की बात करूं सर, भारत के सामने क्या दिक्कत है, देखो भाई, इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो अब इंडिया के सामने भी बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज क्यों है, देखो भाई, पहली चीज तो हम किस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, किस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। हम यूएसए की तरफ जाना चाहें तो भाई यूएसए खुद हम पे ट्रेड और टैरिफ लगा के बैठा हुआ है। हम अगर रसिया को ज्वाइन करते हैं तो रसिया को ज्वाइन करने के लिए रसिया के साथ में चाइना बैठा हुआ है। चाइना अपना एक्सपेंशन करना चाहता है और भारत पे एक्सपेंशन नहीं देखना चाहता है। चाइना एक ग्लोबल पावर के तौर पे इमर्ज होगा तो इंडिया के लिए खतरा है, इस बात को ध्यान रखना। फिर क्या है, फिर भारत को वही नेम पे काम करना पड़ेगा, हमको अलग रहना पड़ेगा कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारे जिसके साथ इंटरेस्ट मैच होंगे उन इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, तवज्जो देंगे। अब इस दिशा में क्या हो सकता है, मान लो आप यूएसए के साथ नहीं गए, यूएसए ने आप पे सैंक्शन लगा दिए, आप रसिया के साथ नहीं जाते हैं और रसिया आपसे जो भी डिफेंस अग्रीमेंट है, इन डिफेंस डील को कैंसिल कर देता है, तो आपके सामने तो एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर बहुत संयम और बहुत स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा, एक रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी जो रिश्ते हैं, रिलेशन हैं, इनको बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ाना चलेगा। देखो, वॉर कभी किसी का फ़ायदा नहीं करते और वॉर की शुरुआत ही इसलिए की जाती है कि कुछ देशों को अपना फ़ायदा करना है और अपने फ़ायदे करने के लिए दुनिया के सभी देशों को वो गड्ढे में डाल सकते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर सकते हैं। और अभी ये सिनारियो बन रहा है। अब ये सिनारियो बदल कब सकता है, ये भी एक सवाल है। देखो, जैसे ही अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा, अभी डोनाल्ड ट्रंप हमेशा तो नहीं रहेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और मुझे उम्मीद है कि जो दूसरा व्यक्ति आएगा वो समझदार व्यक्ति आएगा। और समझदार व्यक्ति जब आएगा तो ग्लोबल लीडर के तौर पर वो काम करने की कोशिश करेगा। और फिर उस कंडीशन में जो कोल्ड वॉर वाली स्थिति है ये शायद दूर हो सकती है, क्योंकि अमेरिका को समझना पड़ेगा लड़ने में किसी का भला नहीं है। विकसित देश भी कब तक अपने आप को सुरक्षित बनाए रखेंगे, एक बहुत लंबे समय तक जब लड़ाई चलेगी तो हर किसी को परेशान होना पड़ेगा। तो अभी जो सिनारियो बन रहे हैं कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। अच्छा, भारत के पास अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर है। क्या अपॉर्चुनिटी है, ये भी देखो, हम एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकते हैं। जिस दिन आप मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गए, किसी भी तरीके का कोई भी वॉर होता रहे, हर कोई आपसे अपने रिश्ते बेहतर करेगा। जिस तरीके से भारत अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है, उससे हम छोटे छोटे देशों को हथियार निर्यातक के तौर पे काम कर सकते हैं, उनको हम हथियार निर्यात कर सकते हैं। हम आईटी टेक के हब हैं, इसको और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि हर किसी को हमारी यहाँ पे आवश्यकता पड़े। तो अपॉर्चुनिटी है,
अपॉर्चुनिटी के सामने चैलेंजेस भी हैं, सब कुछ हमको देखने को मिलेगा। ये करंट सिनेरियो चल रहा है और करंट सिनेरियो ईरान को जब हम देखते हैं तो ईरान की स्थिति में हमको और समझ में आ जाता है। अच्छा, ईरान पे ये लोग क्यों लड़ सकते हैं, अमेरिका ईरान पर लड़ाई क्यों करेगा, आप इस बात को भी समझिए। ईरान भारत का बहुत अच्छा अलाय है, बहुत अच्छा दोस्त है, और ईरान के कारण हमारा अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरोप का रास्ता जाता है। चाहबार पोर्ट अपने पास है। रसिया ने इंटरवेंशन किया है, वैसे एक बार भले मान जाता है, वैसे अभी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि अभी ही वैसे कोई दिक्कत है भारत से। भारत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाला हुआ है पाकिस्तान को, वो चाहते हैं सिर्फ वही आगे बढ़े। तो ये करंट सिनारियो बन रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो है। देखने को मिलेगा सरकार किस तरीके से काम करती है, क्या सरकार की पॉलिसीज होती हैं। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना है, हमको डाइवर्सिफाई करना है अपनी हर एक पॉलिसी को, हर एक नीति को, और उसके साथ आगे बढ़ना है। आई होप कि आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। आपको कैसा लगा अपने फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, जाते जाते आपके लिए ऑफर है। अभी हमारा ये ईयर एंड सेल चल रही है और इसकी जो आखिरी तारीख है ना बेटा, वो 4 दिसंबर हो गई है ना, 4 दिसंबर हो गई है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहें कर लीजिए, चाहे SIP हो, चाहे प्रीलिम्स का कोर्स हो, चाहे 28 का कोर्स हो, सब में ईयर एंड सेल की आखिरी तारीख हो गई बेटा कितनी 4 जनवरी। तो 4 जनवरी से पहले कोर्सेज में एनरोल करें, आपकी प्रिपरेशन बेहतर करें। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।